नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। मांड्या में रोड शो भी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार की आतंकवाद, घुसपैठ और वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति आगे भी जारी रहेगी। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों तथा शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाला दिव्य कला मेला आज शाम मध्य प्रदेश के भोपाल में शुरू। और मुंबई में महिला प्रीमियर लीग में आज यूपी वॉरियर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक में 8,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 10 लेन वाले बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक्सप्रेसवे का उद्घाटन देखकर हमारे युवा उत्साह और गर्व से भर गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ क्षेत्र में चल रही अन्य सड़क परियोजनाएं सरकार के सभी विकास कार्यों को गति देंगी। ये सभी प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में सबका विकास को और गति देंगे, समृद्धि के रास्ते खोलेंगे। आप सभी को कनेक्टिविटी के इन प्रोजेक्ट्स के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचा आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण निवेश और रोजगार लेकर आता है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु तथा मैसूरू दोनों महत्वपूर्ण शहर हैं, जहां एक शहर प्रौद्योगिकी के लिए जाना जाता है और वहीं दूसरा परंपरा के लिए जाना जाता है। इसलिए इन दोनों शहरों को जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपने साथ सिर्फ सुविधा नहीं लाता, बल्कि ये रोजगार लाता है, निवेश लाता है, कमाई के साधन लाता है। सिर्फ कर्नाटका में ही बीते वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट में हमने पूंजी निवेश किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार के कारण कर्नाटक में विकास की गति तेज हुई है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार समाज के हर वंचित वर्ग तक पहुंचने का लक्ष्य रखे हुए है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है और आश्रय स्थल तथा जलापूर्ति संबंधी मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है। किसानों की छोटी छोटी समस्याओं को दूर करके भी भाजपा सरकार उनकी चिंता का स्थायी समाधान कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत कर्नाटका के किसानों के बैंक खातों में 12,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। यहां मंड्या के भी 2.25 लाख किसानों के बैंक खातों में 600 करोड़ रुपए केंद्र की भाजपा सरकार ने भेजे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतमाला और सागरमाला कार्यक्रम से कर्नाटक को लाभ होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मांड्या में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए सड़कों के दोनों ओर लोगों की कतारें लगी थीं। श्री मोदी के स्वागत में बड़े बड़े कटआउट और स्वागत द्वार बनाए गए थे। रोड शो के दौरान एकत्रित हुए लोगों ने प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार की आतंकवाद, घुसपैठ और वामपंथी उग्रवाद को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की नीति आगे भी जारी रहेगी और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मैं आज पूरे राष्ट्र को कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में भी मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म ये नीति चालू रहेगी। देश के किसी भी क्षेत्र के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कठोरता के साथ निपटा जाएगा। गृह मंत्री आज हैदराबाद में हकीमपेट में राष्ट्रीय औद्योगिक और सुरक्षा अकादमी में सीआईएसएफ के 54वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। इस सत्र के दूसरे हिस्से में कुल 17 बैठक होंगी। ये सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र 1 महीने के लंबे अवकाश के बाद फिर शुरू हो रहा है। इस दौरान संबंधित संसदीय स्थायी समितियों ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों की जांच की। सत्र से पहले राज्यसभा की सभापति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि कई वर्षों से संसदीय और विधानसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराकर निर्वाचन आयोग ने अपनी सक्षमता का परिचय दिया है। बेंगलुरु में कल संवाददाता सम्मेलन में श्री राजीव कुमार ने कहा कि हर चुनाव के बाद परिणामों को स्वीकार किया गया है और हर बार सत्ता का हस्तांतरण मतपत्रों से ही हुआ है, जबकि कई विकसित देशों में स्थिति इसके विपरीत रही है। Tripura, Meghalaya and Nagaland, the Commission completed 400 elections to the Legislative Assembly. 400. I am announcing it first time here. 18 times elections to the Parliament. 16 times to President, 16 times to Vice President. And country has close to 4,200 Assembly constituencies. श्री राजीव कुमार ने कहा कि पिछले 70 वर्षों में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक और भाषाई मुद्दे शांतिपूर्ण तरीके से और मुख्यतः बातचीत के माध्यम से सुलझाए गए हैं। यह इसलिए संभव हुआ है कि भारत में स्थापित लोकतंत्र है और लोग चुनाव परिणामों को विश्वसनीय मानते हैं। सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था SAI20 के वरिष्ठ अधिकारियों की पहली बैठक कल गुवाहाटी में शुरू होगी। कार्यक्रम का विषय समुद्री अर्थव्यवस्था और जवाबदेह कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। इस बैठक का उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था विकसित करना है जिसमें सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाएं शासन में सक्रिय भागीदार हैं और ये पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देती हैं। G20 के सदस्य राष्ट्र, अतिथि देश और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि SAI20 की बैठक में भाग लेंगे। भूटान के गृहमंत्री उगेन दोरजी ने कहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता भूटान सहित पूरे दक्षिण एशिया के लिए गर्व की बात है। श्री दोरजी ने पुणे में चौथी Y20 परामर्श बैठक की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक संध्या का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात जिले के रूरा क्षेत्र में आग लगने की घटना में 3 बच्चों सहित एक दंपत्ति की मृत्यु हो गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार के सदस्यों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अधिकारियों से घायलों के प्रति हर संभव सहायता प्रदान करने को कहा। केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET की आवेदन की अंतिम तिथि 30 मार्च तक बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के अनुसार आवेदनों के विवरण में 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक सुधार किए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में आज से दिव्य कला मेला आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश भर के दिव्यांग उद्यमियों तथा कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करना है। दिव्य कला मेला का उद्घाटन आज शाम मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार और राज्य मंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दिव्य कला मेले में 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के तकरीबन 150 दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी भाग ले रहे हैं। मेले में गृह सज्जा, लाइफस्टाइल, कपड़े, स्टेशनरी, पर्यावरण फ्रेंडली उत्पाद, पैकेज्ड फूड, खिलौने, उपहार, व्यक्तिगत सहायक उपकरण, आभूषण, ऑर्गेनिक उत्पाद जैसे तमाम उत्पाद उपलब्ध रहेंगे। मेले के दौरान दिव्यांग और अन्य कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जाएंगे। दिल्ली और मुंबई के बाद पहली बार मध्य प्रदेश में दिव्य कला मेले का आयोजन किया जा रहा है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने से तकनीक जगत में गंभीर संकट पैदा हो गया है। श्री नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिकी इतिहास में किसी बैंक के डूबने की इस दूसरी बड़ी घटना पर इजराइल पैनी नजर रखे हुए है। श्री नेतन्याहू ने कहा कि वे इस घटना के बाद से इजराइल की प्रमुख तकनीकी हस्तियों के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इजराइल की अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर है।
श्री नेतन्याहू ने सिलिकॉन वैली बैंक से जुड़ी इजरायल की तकनीकी कंपनियों को आश्वस्त किया कि नकदी के संकट से उबरने में इजरायली व्यापारिक प्रतिष्ठानों की मदद की जाएगी। ईरान ने रूस के साथ सुखोई 35 युद्धक विमान खरीदने के सौदे को अंतिम रूप दे दिया है। हालांकि रूस ने अभी इस सौदे की पुष्टि नहीं की है। पारंपरिक हथियारों की खरीद को लेकर ईरान पर लगा संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध वर्ष 2020 में हटाए जाने के बाद रूस ने कहा था कि वो सुखोई 35 जेट की बिक्री के लिए तैयार है। यूरोप आरोप लगाता रहा है कि ईरान रूस को शहीद 136 कामिकाजी ड्रोन की आपूर्ति कर रहा है, जिसका इस्तेमाल नागरिक ठिकानों पर हमले के लिए हो रहा है। श्रीलंका सरकार कई वस्तुओं के आयात पर लगा प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके से हटाएगी। श्रीलंका की व्यापार, वाणिज्य और खाद्य सुरक्षा मंत्रालय के अनुसार ऐसे निर्णय से पहले सरकार सभी पहलुओं पर गहन विचार विमर्श करेगी। श्रीलंका सरकार इस समय गहरे आर्थिक संकट में है। पिछले 10 दिन में श्रीलंकाई मुद्रा की कीमत में लगभग 15% की गिरावट आई है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत मिशेल टेलर ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की लड़कियों की शिक्षा और आवाजाही पर प्रतिबंध स्वीकार्य नहीं है। सुश्री टेलर ने कहा कि 2 सप्ताह बाद नया शैक्षिक सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन अब तक तालिबान सरकार ने लड़कियों की स्कूलों को दोबारा खोलने के लिए विषय में कोई निर्णय नहीं लिया है। अफगानिस्तान की कुछ छात्राओं ने भी स्कूलों को बंद किए जाने की आलोचना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी और दांडी मार्च में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि हमारे देश के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है और इसे विभिन्न प्रकार के अन्याय के विरुद्ध सशक्त प्रयास के रूप में याद किया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। खेल के चौथे दिन भारत ने पहली पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 472 रन बना लिए थे। विराट कोहली ने शतक लगाते हुए 135 रन बनाए। भारत को 8 रन की बढ़त मिल चुकी है। इससे पहले भारत ने कल के स्कोर 3 विकेट पर 289 रन से आगे खेलना शुरू किया। शुभमान गिल ने शानदार शतक लगाया और 128 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 480 रन बनाए थे। महिला प्रीमियर लीग में आज यूपी वॉरियर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। यूपी वॉरियर्स ने पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराया था। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस अभी तक अजेय रही है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली इस टीम ने लगातार 3 मैच जीते हैं। आयुष मंत्रालय नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कल से योग महोत्सव आयोजित करेगा। 3 दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य योग और उसके लाभ के बारे में लोगों को प्रोत्साहित और जागरूक करना है। इसके अंतर्गत दिल्ली और आसपास के इलाकों में ऐसे 100 योग शिविर लगाए जाएंगे। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रयास भारत के सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम के अंतर्गत G20 अध्यक्षता के विषय पर एक विश्व एक स्वास्थ्य संरचना में वैश्विक समुदाय को इस विधा से जोड़ना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया। मांड्या में रोड शो भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार की आतंकवाद, घुसपैठ और वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति आगे भी जारी रहेगी। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों तथा शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाला दिव्य कला मेला आज शाम मध्य प्रदेश के भोपाल में शुरू होगा। आयुष मंत्रालय नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कल से योग महोत्सव आयोजित करेगा। मुंबई में महिला प्रीमियर लीग में आज यूपी वॉरियर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।